हेलो एवरीवन। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। उसके कुछ टॉपिक्स हम आज शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सब कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए सभी एक साथ देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद देखेंगे कोणीय विस्थापन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, देन आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, और उसके बाद आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आज के लेक्चर में सारे टॉपिक हम कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए सिलेबस में आपके चैप्टर का नाम दिया गया है रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। उसमें पहला जो टॉपिक दिया है वो है सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। इस लेक्चर में हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सारे वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। वृत्तीय गति क्या होती है? कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। नाम से बिल्कुल समझ में आता है कि अगर कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर गति करती है, यानी गति करने के लिए जो वो पथ चूज करती है, जो रास्ता चूज करती है, अगर वो वृत्ताकार रूप में है तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि कोई गोल पार्क है और उसमें चारों तरफ जो ट्रैक बना हुआ होता है घूमने के लिए, मोस्टली पार्क्स में गोलाकार ट्रैक होता है। अगर आप उसमें एक सिरे से घूमना शुरू करते हैं, एक वृत्त पर घूमते हुए वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो आपकी ऐसी गति जो है ये वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहलाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जो आपके चैप्टर का नाम है यानी कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर बता देती हूँ। वृत्तीय गति में क्या होता है, आपकी पोजीशन चेंज होती है। आप किसी एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक वृत्त बनाते हुए अपनी पथ को पार उस वृत्ताकार पथ पर चलते हुए वापस उसी बिंदु पर आकर खड़े हो जाते हैं। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति में क्या होता है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती। एक ही जगह पर खड़े खड़े आप चारों दिशाओं में या वृत्ताकार गति एक जगह पर खड़े होकर जब करते हैं तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। समझने के लिए जैसे मैंने वृत्तीय गति का एग्जांपल दिया आपको कि किसी पार्क में जो ट्रैक बना हुआ है गोलाकार, उसके ऊपर आप घूम रहे हैं। घूर्णन गति क्या होगी, आप कहीं भी एक जगह खड़े हो जाइए और अपनी जगह पर खड़े हुए गोल गोल घूमना शुरू कर दीजिए। अपनी जगह पर खड़े हुए जब आप घूमते हैं चारों तरफ तो उसमें आपकी गति तो होती है, गोल तो आप घूमते हैं, लेकिन आपके पैर उसी जगह पे स्थिर होते हैं, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती। वैसी गति कहलाती है घूर्णन गति। यानी घूर्णन गति में कोई भी वस्तु अपनी एक्सिस पर यानी अपनी अक्ष पर ही वृत्ताकार गति करती है, उसकी स्थिति चेंज नहीं होती। जबकि वृत्तीय गति में उसकी पोजीशन भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है और एक समान चाल से गति करती है तो वो एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। यानी वृत्तीय गति तो वही होगी, किसी एक बिंदु को वृत्त का केंद्र मानेंगे और उसके चारों तरफ सर्किल बनाते हुए आप गति करते हैं, सर्कुलर पाथ पर यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। वो हो गई आपकी वृत्तीय गति। अब आपके चलने की स्पीड अगर कांस्टेंट है, नियत है, तो वो जो गति होगी आपकी वो होगी एक समान वृत्तीय गति, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे
मेले वगैरह में आपने ये इस टाइप का झूला देखा होगा। उस झूले में अलग अलग बास्केट्स होती हैं। झूला गोल गोल गति करता है वृत्ताकार पथ पर, और एक टाइम के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगता है। तो उस टाइम उस झूले की जो गति होगी वो होगी एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगली चीज हम देखते हैं कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डायग्राम में आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। उस वृत्त का केंद्र है O, इस वृत्त की त्रिज्या R है, और बिंदु O और B के बीच की जो दूरी है यानी कि वृत्त की त्रिज्या R, इसी तरीके से बिंदु O और A के बीच की जो दूरी है वो भी वृत्त की त्रिज्या होगी, उसका मान भी R होगा। मैंने मान लिया कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति या कोई भी कण जो है वो बिंदु B पर स्थित है। इस वृत्त की परिधि पर जो बिंदु B है उस पर स्थित है। कुछ समय बाद वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में गति करते हुए बिंदु A पर पहुंच जाता है। वृत्ताकार पथ है, उसका केंद्र O है। इस वृत्ताकार पथ पर कोई बिंदु B है, और इस B से गति करते हुए वो व्यक्ति या वो वस्तु बिंदु A पर पहुंच जाता है। ये जो B से A के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली S है। इस वृत्ताकार पथ पर B से A के बीच की दूरी S है, यानी ये जो चाप है आपके वृत्त का, आर्क जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, वो मुझे मिल गया S। अब B को बिंदु O से मिला दीजिए और A को बिंदु O से मिला दीजिए, तो आपको दो रेखाएं मिलेंगी। इनके बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो मैंने मान लिया थीटा है। अब कोणीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो किसी समय कण का त्रिज्य सदिश का मतलब उसके केंद्र को और जहां पर वो बिंदु है, जैसे पहले अपना B पॉइंट पे था तो O को B से मिला दीजिए, ये हो गया इसका त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश की प्रारंभिक स्थिति है आपकी OB। कुछ समय बाद जैसे ही वो वस्तु बिंदु A पर पहुंच गई, अब A को O से मिलाएंगे और ये हो जाएगा आपका त्रिज्य सदिश। तो प्रारंभिक स्थिति हुई OB और बाद वाली स्थिति हुई आपकी OA। तो ये जो त्रिज्य सदिश है ये प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कितने कोण से घूमता है उसे उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी अपना जो कण है वो पहले उसका त्रिज्य सदिश था OB शुरुआत में, उसके बाद उसने गति करना शुरू किया, चाप S बनाया और बिंदु A पर पहुंच गया। अब इसका कोणीय सदिश जो है वो है OA। अब इसका त्रिज्य सदिश जो है वो है OA। प्रारंभिक त्रिज्य सदिश के सापेक्ष ये आपका त्रिज्य सदिश कितना कोण घूम गया है वो है कहलाता है आपका कोणीय विस्थापन। यहां हमारा कितना कोण घूमा है? थीटा। इसका मतलब ये जो थीटा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ये है हमारा कोणीय विस्थापन। मैथ्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर है हमारे पास थीटा, चाप का मान है S और त्रिज्या का मान है R। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हमें थीटा मिल गया, थीटा बराबर S अपॉन R। यानी कोणीय विस्थापन इस सर्कुलर पाथ के लिए हमें मिला S अपॉन R के बराबर। कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखा गया है यहाँ पे। इसकी एक और डेफिनेशन दी जाए या इसी को शब्दों में थीटा बराबर S अपॉन R को शब्दों में कहा जाए तो कहा जाता है कि किसी कण द्वारा वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी S और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या R, इन दोनों के अनुपात यानी कि S अपॉन R, इसे ही आप कहते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है, यानी कोणीय विस्थापन को बताने के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी दिशा की भी जरूरत होती है। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो रेडियन होता है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन समझ में आया। कोणीय विस्थापन सदिश राशि होती है और इसका मात्रक रेडियन होता है।
और कोणीय विस्थापन का मान होगा आपका थीटा बराबर एस अपॉन आर, जहां एस है वृत्तीय पथ पर उसके द्वारा तय की गई दूरी, आर है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और थीटा है आपका कोणीय विस्थापन। अगला टॉपिक हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। तो डायग्राम में आपको वैसा ही एक वृत्ताकार पथ दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपकी जो गति हो रही है वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो रही है। आपका जो कोण बन रहा है, जो आप पिछले टॉपिक में आपने कोणीय विस्थापन देखा था, जो आप थीटा ले रहे थे, वो इस चित्र में हमने डेल्टा थीटा लिया है। थीटा ले लीजिए या डेल्टा थीटा ले लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ चित्र में डेल्टा थीटा लिया गया है। अब देखिए, वेग जब आप पढ़ रहे थे, कभी आपने वेग की परिभाषा देखी है पिछले लेक्चर्स में, तो वेग होता है समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन। वैसे ही कोणीय वेग क्या होगा? समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन। एक और चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई है कि समय के सापेक्ष अगर कुछ परिवर्तन देख रहे हैं तो उसे हमेशा हम दर या रेट कहते हैं। तो यहाँ किस में समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो कोणीय वेग ओमेगा कहलाती है। यानी कोणीय वेग की परिभाषा क्या दी जाएगी? वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर उसका कोणीय वेग कहलाती है। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन कितना हो रहा है आपका? डेल्टा थीटा। कितने समय में हो रहा है? डेल्टा टी टाइम में। तो ओमेगा आपको मिलता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। या अगर डेल्टा की जगह हम डी का यूज करें तो एक ही बात है, दोनों चीजें स्मॉल क्वांटिटी को बताती हैं, छोटी मात्रा को बता रही हैं, या थीटा में परिवर्तन को बता रही है। तो ओमेगा आपको मिला डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए, थीटा जो है वो है आपका कोणीय विस्थापन, एक सदिश राशि होती है, इसलिए कोणीय वेग भी एक सदिश राशि होती है। दूसरी चीज, थीटा का मात्रक आपने देखा था रेडियन होता है, समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है, इसलिए ओमेगा का मात्रक क्या मिलेगा? रेडियन प्रति सेकंड। विमीय सूत्र आपको मिलेगा ओमेगा का t-1। क्यों? क्योंकि ओमेगा आपको क्या मिल रहा है? डी थीटा अपॉन डी टी। ऊपर क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का कोई विमीय सूत्र नहीं होता और समय का विमीय सूत्र आपको मिलेगा t, लेकिन जो t है वो अपॉन में है, इसलिए ओमेगा का विमीय सूत्र आपको मिला t-1। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। रेखीय वेग क्या होगा? अगर कोई वस्तु किसी रेखा पर गति कर रही है, उस समय उसका जो वेग है वो रेखीय वेग हो गया। कोणीय वेग क्या हुआ? अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका जो वेग है वो कोणीय वेग हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि जो रेखीय वेग v है उसका मान कोणीय वेग ओमेगा गुणा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। यानी v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, जहां v क्या है? रेखीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग और r है आपके उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अब ये v का मान ओमेगा इंटू आर कहां से आया? तो पिछली स्लाइड्स में हम देख चुके हैं, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा आपको क्या मिला था? डेल्टा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। रेखीय वेग आपको पता है दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। रेखीय वेग क्या होगा? जब उस वृत्ताकार पथ का छोटा सा पार्ट हम ले रहे थे तो वो एस दूरी तय करने के लिए अगर डेल्टा टी टाइम लेता है तो रेखीय वेग हो गया दूरी बटे समय, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि आपको पता है विस्थापन, कोणीय विस्थापन थीटा आपने देखा था एस अपॉन आर के बराबर होता है, तो यानी कि अगर मैं थीटा की जगह डेल्टा थीटा ले लूं तो डेल्टा थीटा मुझे मिलेगा डेल्टा एस अपॉन आर।
यहां से डेल्टा एस का मान मुझे मिला r इंटू डेल्टा थीटा। ये डेल्टा एस का मान मैंने रेखीय वेग वाला जो फॉर्मूला है वहां रख दिया। वहां रखने से मुझे v क्या मिला, r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टू टी, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 2 में आपको मिल रहा है r v बराबर r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। समीकरण 1 से आपको दिख रहा है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का मान किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। तो समीकरण 2 में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की जगह ओमेगा रख सकते हैं। तो v क्या मिला हमें, v बराबर r इंटू ओमेगा। यही चीज हमने कही थी कि रेखीय वेग जो है वो होता है कोणीय वेग ओमेगा गुणा उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r। तो v बराबर हमें मिला ओमेगा इंटू r। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन। आप कह रहे थे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग होती है। उसी तरीके से जब आप रेखीय गति पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। अब हमें कोणीय त्वरण देखना है, इसलिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण को आप अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग क्या है आपका ओमेगा, परिवर्तन कितना हो रहा है डेल्टा ओमेगा। दर निकालनी है, इसका मतलब डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसे लिखा जा सकता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। डेफिनेशन क्या हुई, वही कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण का एसआई पद्धति में मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होता है। तो आपने पहले क्या देखा कि जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक ब्लू कलर की बॉल है, वो बॉल अपनी जगह से गति करती है, एक वृत्ताकार पथ पे चलती है, वापस अपनी जगह आ जाती है, फिर आगे चलती है, वापस अपनी जगह आ जाती है। इसी तरीके से ये अपना वृत्तीय गति अपनी कंटिन्यू कर सकती है। तो इस वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे जितना समय लगता है, यानी कि ये जो ब्लू बॉल मुझे दिखाई दे रही है अभी, ये यहां से गति करना शुरू करे इस वृत्ताकार पथ पर और पूरे पथ पर गति करके वापस इसी बिंदु पर आ जाए, इतना करने में उससे जितना टाइम लगेगा उसे आप कहते हो आवर्तकाल या टाइम पीरियड। आवर्तकाल या टाइम पीरियड को कैपिटल टी द्वारा लिखा जाता है। अब हम कैपिटल टी का फॉर्मूला या फिर कैपिटल टी का अन्य राशियों के साथ रिलेशन देखते हैं। देखिए जैसा आपने अभी देखा था कि कोई भी चीज है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है। ये आपका एक चक्कर हो गया वृत्त का। इस एक चक्कर को लगाने में जितना टाइम लिया गया उसे आपने टाइम पीरियड टी लिख दिया। मैंने मान लिया कि डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके का है कि O जो है वो मेरे इस वृत्ताकार पथ का केंद्र है। किसी समय जो वस्तु है वो पॉइंट B पर है, उसके बाद वो यहाँ से चलना शुरू करती है, बिंदु A तक जाती है और आगे बढ़ते हुए वृत्ताकार पथ पर चलते हुए वापस इस बिंदु B पर आ जाती है। ये मेरा एक चक्कर हो जाता है। अब देखिए इस एक चक्कर में इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की, इस वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर, यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर। अब किसी r त्रिज्या का वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r, यानी इस वस्तु ने पॉइंट B से चल के घूमते हुए वापस बिंदु B तक आने में 2 पाई r दूरी तय कर ली। हमने देखा था कि एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि टाइम कितना लगा कैपिटल T के बराबर। तो रेखीय वेग क्या होगा, रेखीय वेग क्या हुआ कि जितनी दूरी तय की बट्टे समय, दूरी मिली हमें 2 पाई r और समय मिला हमें t। ये मैंने मान ली मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो v की वैल्यू मुझे मिली 2 पाई r अपॉन टी।
अब जो कि आपको पता है, आपने देखा था v और ओमेगा में रिलेशन थोड़ी देर पहले, तो v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। v की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, r ओमेगा बराबर 2 पाई r अपॉन टी। दोनों पक्षों में r है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमें क्या मिलता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। या पक्षांतरण कर दें तो t मिलेगा हमें 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हमें दो इक्वेशन मिलती हैं, इक्वेशन 3 और 4। ये बताती हैं कि ओमेगा यानी कि कोणीय वेग और t यानी कि आवर्तकाल, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी और t की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। जो फॉर्मूलाज आपको बॉक्स में बना के दिखाए जा रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, और ये जो डेरिवेशन वाली चीजें हैं इनको समझने के लिए आपके लिए इजी रहेगा कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, और जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आप सॉल्व करने की ट्राई करें। हाथ से करके देखेंगे तो डेरिवेशन ठीक से समझ में भी आएगा और याद भी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होती है। डेफिनेशन दी जाती है, आवृत्ति को घूर्णन की दर या समय के सापेक्ष घुमावों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब घूर्णन की दर, यानी फिर से दर आ रही है, मतलब हमें समय के सापेक्ष देखना है। किसकी दर है, घूर्णन की दर, यानी कि समय के सापेक्ष क्या देखना है, कितने घूर्णन हो रहे हैं। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कहा हुआ है, समय के सापेक्ष घुमावों की संख्या, यानी कि कितने समय में कितने घुमाव, घुमाव मतलब चक्कर, कितने समय में कितने चक्कर लगा लिए जाते हैं, वो कहलाती है आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का फॉर्मूला आप देखेंगे, एफ आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और स्मॉल एफ से लिखा जाता है। एफ का मान होता है 1 अपॉन टी के बराबर, यानी जितना आपका आवर्तकाल है उसको एक को उस आवर्तकाल से डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन टी। ये हो गई आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आपको टी का मान पता है, टी का मान होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टी का ये मान या आप फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी एफ मिल जाएगी आपको। फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, 1 अपॉन टी, यानी टी का मान उल्टा हो जाएगा, तो एफ आपको मिल गई ओमेगा अपॉन 2 पाई। यानी किसी भी सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, जहां ओमेगा क्या है, उस सर्कुलर मोशन का कोणीय वेग और 2 पाई कांस्टेंट है। यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ओमेगा आपको मिलेगा 2 पाई इंटू एफ। तो आपको कोई भी चीज दी हुई हो, जैसे अगर आवर्तकाल दिया हुआ है और आवृत्ति निकालनी है तो एफ क्या होगा, 1 अपॉन टी के बराबर। अगर कोणीय वेग दिया हुआ है और आवृत्ति निकालनी है तो एफ होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसी तरीके से आप प्लस माइनस करके या गुणा भाग करके या फॉर्मूलाज में वैल्यू पुटअप करके एक राशि का मान पता है तो दूसरी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है ये पूरा समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।